नमस्कार। आज 5 जुलाई 2020 और आज हम इस सीरीज़ का 5वां सेशन कर रहे हैं और 5वें सेशन में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। और चूँकि थोड़ा सा लोगों को जुड़ने में समय लगता है तो वो जो 30 सेकेंड या 1 मिनट का समय है उसको मैं कल का जो क्लास था, कल का जो सेशन था जिसमें हमने प्रभुत्व के पहले और दूसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल मूलभूत सिद्धांत की चर्चा की थी, वो दोनों सूत्रों की सिर्फ चर्चा कर दूं मैं। वो दोनों सूत्र हैं, पहला, समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, इसकी हमने चर्चा की थी। और दूसरा सूत्र, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चर्मोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थित वंटंच, इन दो सूत्रों की हमने कल चर्चा की थी। और कल बहुत सारे सवाल आए और उन सवालों से, क्योंकि पोस्ट प्रोग्राम काफ़ी फ़ोन्स आए, लोगों ने व्हाट्सएप और मैसेंजर पे बात की, तो लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक थे सवालों के जवाब से। उनकी सेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं ज़्यादा थी। मैं प्रभुत्व की बात को, प्रभुत्व प्रणेता की बात को रखता हूँ तो वो एक पक्ष तो है, लेकिन जब सवालों का जवाब आता है तो शायद हमें चीज़ों की ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो आप पोस्ट सेशन सवाल ज़रूर पूछें, क्वेश्चंस ज़रूर पूछें, बट वो रेलेवेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। और आज का जो सेशन है अब वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बचे हुए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, सूत्र नंबर 14, 15 और 16 की चर्चा करेंगे। और चलते हैं अब सेशन की तरफ। सूत्र 14 या तीसरा मौलिक जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो है व्यष्टि समष्टि शारोर मांसाध्यात्मिक संभावनायाम चर्मोपयोगश्च। The physical, metaphysical and spiritual potentialities of the individual and collective body there should be maximum utilization of the physical, metaphysical, spiritual potentialities of the individual and the collective bodies। मतलब व्यक्ति और समष्टि मानस के भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अधिकतम उपयोग करना। तो इसको भी हम लोग समझते हैं एक एक शब्द के साथ में, चूँकि श्लोक संस्कृत में है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है कि संस्कृत जो इस देश की एक बहुत ही, जिसको देव भाषा कहते हैं, उसको बिल्कुल भुला दिया गया है। और प्रभुत्व के प्रणेता ने लेकिन संस्कृत को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। और आप इस इम्पोर्टेंस को इससे देख सकते हैं कि उनकी लिखी हुई जितनी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, उस सब्जेक्ट के पहले वो एक पेज आपको कॉमन मिलेगा। वो पेज है कि संस्कृत भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाए। यहाँ पे उन्होंने देवनागरी लैंग्वेज की जगह रोमन स्क्रिप्ट को जरूर कहा है कि अगर इस दोनों को क्लब कर दिया जाए तो दिस विल बी मोर साइंटिफिक। बट चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज के दिन में। तो एक एक शब्दों को लेके हम पूरे सूत्र की व्याख्या करते हैं। व्यष्टि, व्यष्टि मीन्स एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल। समष्टि मतलब कलेक्टिव बॉडी। कलेक्टिव बॉडी हमारा कौन है? हमारी जो कलेक्टिव बॉडी है वो है एक समाज। समाज मतलब अमरा बंगाली, भोजपुरी समाज, अंगिका समाज, मैथिली समाज, नागपुरिया समाज, बुंदेलखंडी समाज, छत्तीसगढ़ी समाज, बघेलखंडी समाज। भारतवर्ष में 44 ऐसे समाज हैं, तो सबके नाम अभी लेने लगूं तो फिर वो समय जाया होगा। तो ये हमारी जो है वो कलेक्टिव बॉडी है। और फिर शारीरिक, शारोर मांसाध्यात्मिक। शारोर मीन्स शरीर, शरीर मतलब फिजिकल बॉडी। ये जो हम फिजिकल बॉडी से जो सर्विस दे सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं, ये जो हमारे शारीरिक तौर से काम करने की जो क्षमता है, वो शारीरिक क्षमता, फिजिकल पोटेंशियलिटी हमारी। फिर आते हैं मानसा, मतलब मानसिक, इंटेलेक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज,
इस पोटेंशियलिटी के माध्यम से जो हम सेवा दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, अपनी क्षमता से जो हम दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो दिस इज मानसा। और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज। और क्या कहते हैं वो कहते हैं ये जो संभावनाएं हैं, मतलब ये जो पोटेंशियल्स हैं, इनका हमें चरमोपयोगश्च मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। दिस फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज की हमें जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की बात प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं, करते हैं। तो अब जैसे हमने कल स्थूल, सूक्ष्म और कारण को समझा था उदाहरणों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़े उदाहरण हम लोग लेते चलें तो चीज़ों की एक बेहतर क्लैरिटी होगी। और फिजिकल में आप आ जाएं तो फिजिकल में जैसा मैंने कहा कि जो इस फिजिकल बॉडी से जो हम लेबर, मतलब एक जो हम सर्विस देते हैं, लेबर का मतलब मजदूरी करना नहीं, जो भी हम इस फिजिकल बॉडी से काम कर सकते हैं वो हुआ आपका फिजिकल पोटेंशियलिटी। मानसिक में आप आ जाइए तो जो आपका इंटेलेक्ट, नॉलेज के आधार पे जो आप सेवा देते हैं, जिसको कि जो विप्रयोग का रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आप कह सकते हैं जो हमारे शिक्षक गण हैं कि माता पिता के बाद दूसरे गुरु टीचर्स ही होते हैं। तो शिक्षक गण जो सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी जो सेवाएं दे रहे हैं, वो भी मानसिक ही है, वो एक पढ़ाई करते हैं, वो दे रहे हैं। जो हमारे इंजीनियर भाई हैं वो लोग भी मानसिक तौर पे ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो भी अपने नॉलेज या इंटेलेक्ट के आधार पे जो सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, दिस इज आवर मानसा पोटेंशियल और द मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोटेंशियल। और स्पिरिचुअल पोटेंशियल, तो स्पिरिचुअल पोटेंशियल थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, बट ये मामला थोड़ा विश्वास और अविश्वास पे आ जाता है। जो लोग परमात्मा की सत्ता में, भगवान की सत्ता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये हमेशा रहता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो ये प्रूफ करने, अनप्रूवन के बाउंड्री से बाहर लोग होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि चूँकि हम लोग भारतवर्ष में हैं तो भारतवर्ष से ही उदाहरण लेते हैं, महाभारत काल में थोड़ा चलते हैं। महाभारत काल नहीं बल्कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। एक फैक्ट है, वो कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ही पॉपुलर है कि जब मीराबाई को प्याले में करके वो जहर जब दिया गया, और वो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि जब उन्होंने उसको पिया तो उस जहर से वो मरी नहीं। तो अगर किसी सत्ता शक्ति ने बचाया तो वो कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक शक्ति थी, एक वो आध्यात्मिक पोटेंशियल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास ऑलरेडी चल रहा है, कोई भी जो है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या किसी तरह का कॉल नहीं करें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है उससे। तो स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज की बात करें तो तमाम आपको कहानियां मिलेंगी कि किन्हीं गुरु के शिष्य परेशानी में थे, और उनकी परेशानी को गुरु ने एक आशीर्वाद दिया, उनकी वो परेशानी या कष्ट या बीमारी उनकी चली गई। मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं ऑकल्ट पावर्स के लिए कोई आपको कह रहा हूँ कि आप ऑकल्ट पावर्स में बिलीव करें, उसके तरफ प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शक्तियाँ हैं ये इस तरह की जिसको कि प्रभुत्व प्रणेता ने कहा स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज़। और एक बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी, चूँकि हम घर में बैठे ही हैं, जिसकी वजह से वो वजह है कोरोना। तो हम सब लोग जानते हैं, जो लोग जितने भी भाई और बहन जुड़े हुए हैं, कि ये कोरोना क्या है। कोरोना है एक निगेटिव माइक्रोबाइटा। और हम जब कीर्तन करते हैं तो हम क्या जनरेट करते हैं, हम जनरेट करते हैं पॉजिटिव माइक्रोबाइटा। ये पॉजिटिव माइक्रोबाइटा क्या है, ये पॉजिटिव माइक्रोबाइटा भी हमारा स्पिरिचुअल पोटेंशियल है। अगर हम अपने घरों में कीर्तन कर रहे हैं तो इससे जो पॉजिटिव वाइब्स, जो स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी जनरेट हो रही है, वो सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ये जो निगेटिव माइक्रोबाइटा है, कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है।
हमारी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का जोर जितना ज़्यादा हो जाएगा, तो नेचुरली ये जो कोरोना का डिजीज़ है या ये जो नेगेटिव माइक्रोवाइटा है अपने आप ही धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये विश्वास और अविश्वास के दायरे में आता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज़ हैं, इसको मानना पड़ेगा। और आप देखिए कि अर्थशास्त्र के जितने भी विधान या फिलॉसफीज़ हैं, उन सारे विधानों में, फिलॉसफीज़ के अंदर में कभी भी दे टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट मैन पावर, बट in the entire history of the mankind or especially in the economic field, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और ये जो आपका स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फिजिकल लेबर को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटेलेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, बट ये जो चार चीज़ें हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्थूल, मंडेन, सूक्ष्म, सुप्रामंडेन, कॉजल and the spiritual potential. This is very first time in the human history or in the field of economics. श्री प्रभात रंजन सरकार जी, जो प्रभुत्व के प्रणेता हैं, उन्होंने इन पोटेंशियल्स को अहमियत दी। ना सिर्फ अहमियत दी, बल्कि इसको पूरे फिलॉसफी में सूत्रों के माध्यम से इनकॉर्पोरेट भी किया है। तो ये था हमारा तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो व्यष्टि समष्टि सारोर मानसाध्यात्मिक संभावनायाम चरमोपयोगश्च। और ये सारी चीज़ों का जो हमें उपयोग करना है, चाहे वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण पोटेंशियल्स हों, या ये हमारे फिजिकल, मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स हों, तो इनका उपयोग हमें करना क्यों है? तो इनका उपयोग हमें करना है, एक, फॉर द गारंटी ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति सबको होनी चाहिए। उसके लिए जो वो रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, मेरिटोरियस लोगों को उनके मेरिट के आधार पे मिलना चाहिए, उसके लिए। और तीसरी चीज़ जो वो कहते हैं, आपने देखा कि इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, व्यष्टि और समष्टि। तो एक एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होना चाहिए, और ना सिर्फ एक एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होना चाहिए, बल्कि समाज का, पूरे कलेक्टिव बॉडी का, समाज का भी कलेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर एक आदमी का भी डेवलपमेंट छूट गया, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि पूरे समाज का विकास या कल्याण हुआ। तो एक एक इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हमें देखना है, उसका भी कल्याण देखना है, और कलेक्टिव भी सब डेवलप करें, कलेक्टिवली सब प्रोग्रेस करें, कलेक्टिव भी सब लोगों का कल्याण हो। इसके लिए इस पूरे यूनिवर्स में जो संपदाएं निहित हैं, जो भी क्षमताएं निहित हैं, उसका हमें सबके डेवलपमेंट और कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है। ये था थर्ड फंडामेंटल या मौलिक प्रिंसिपल। और अब हम चलते हैं 15वें पे। 15वां सूत्र है, स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगा सुसंतुलिता विधेया। मतलब ये जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, फिजिकल, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इनका उपयोग तो करना है, लेकिन इस उपयोग को के अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रमा होना चाहिए। द मेथड, देयर शुड बी अ बैलेंस amongst द यूटिलाइजेशन ऑफ मंडेन, सुप्रामंडेन, फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज। इसको भी उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे एक सुसंतुलित जो बैलेंस है वो बना के हमें रखना है। तो आप फिजिकल से लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी बड़ा हट्टा कट्टा स्वस्थ है, तो बहुत, अगर वो फिजिकली फिट है और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो मजदूरी का ही काम करते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा और प्रभुत्व के प्रणेता भी कहते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा या हीन मान्यता का नहीं होता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो फिजिकली फिट है, तो क्या हम या समाज ये इस बात का फ़ायदा ले सकते हैं कि हम उनका इतना यूटिलाइजेशन करें कि वो फिजिकली अनफिट हो जाए,
उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्या हमें ऐसा करने का परमिशन है? तो नहीं है। वो फिजिकली फिट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वो अपनी सेवाएं भी दे सकें और स्वस्थ भी रह सकें। इसको थोड़ा सा हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी लेके चलते हैं। जैसे आज फिर कोरोना का ही उदाहरण लेते हैं। कोरोना के कारण आज दुनिया भर की मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, वार्ड बॉयज़ हों, ये सारे लोग आज एक्सट्रीम सेवा दे रहे हैं, एक्सट्रीम सेवा दे रहे हैं। ठीक है। और एक मूवी मैंने देखी थी हॉलीवुड की, संभवतः उसका नाम शायद मिशन इम्पॉसिबल है। उसमें एक डायलॉग है, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स। बट ठीक है कि दीज आर द डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स भी हैं। डॉक्टर्स अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, नर्सेज वार्ड बॉयज़ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो लोग भी अपनी सेवाओं को देते हुए सुरक्षित रहें, कोरोना से इफ़ेक्टेड ना हो और इतना काम भी ना करें कि वो फिजिकली अनफिट हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो जाए मैंने क्यों कहा? वुहान में, चाइना में जब ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, तो जिस विसल ब्लोअर डॉक्टर ने पहली बार इस बात को उठाया, उनका नाम है डॉक्टर ली वेन लियांग। जब उन्होंने कहा कि इट्स अ न्यू वायरस विच हैज़ अफेक्टेड द मासेस, तो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने, जो मैंने पहले ही उसमें दूसरे सेशन में कहा था कि कम्युनिज्म बिलोंग्स टू द मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी, जहाँ मनुष्य या मानवीय मूल्यों की कोई वैल्यू है नहीं, तो डॉक्टर ली वेन लियांग को सप्रेस किया गया। अथॉरिटीज़ ने उनको डांटा, डांटना तो छोड़िए, उनको थ्रेट किया और उनसे एक माफ़ीनामा लिखवाया कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे और आप कहिए कि आपने ये गलत किया था। कहा है, उनको लिख के देना पड़ा। लेकिन डॉक्टर ली वेन लियांग ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, वो लगातार काम करते रहे और इस लगातार काम करने के कारण वो खुद भी अफेक्टेड हुए और उनका देहांत हुआ। तो इस सेशन के माध्यम से मैं न सिर्फ डॉक्टर ली वेन लियांग को, बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े तमाम लोग को न सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, डॉक्टर ली वेन लियांग को श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ और मेडिकल फ्रेटर्निटी के तमाम लोगों को का हृदय से आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि, और देखिए यहीं पे प्रभुत्व के प्रणेता की ये बात कि इन सारे पोटेंशियल्स के यूटिलाइजेशन में एक बैलेंस का होना चाहिए, एक सुसंतुलित विधेया, मतलब एक सुसंतुलन बना हो, बैलेंस बना रहना चाहिए। किसी का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम चीज़ों का करेंगे, बट नॉट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उनका हम रैशनल यूटिलाइजेशन करेंगे, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं सबको क्लियर हो गई होंगी। और अब चलते हैं हम प्रभुत्व के जो 16 सूत्र हैं, उन 16 सूत्रों में आखिरी सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। और आखिरी सूत्र है वो देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तन्ते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयु। एक सेकंड लूँगा आपका। द मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन should vary in accordance with changes in the time, place and person, and this utilization should be of the progressive nature. देश, काल और पात्र के हिसाब से, टाइम, स्पेस और पर्सन के हिसाब से चीज़ों की उपयोगिता या उपयोग करने का तरीका बदलता है, बदलेगा, लेकिन उपयोगिता का ये तरीका जो है, उपयोग करने का तरीका जो है, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए। इसको भी समझते हैं। देश अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खाना पीना है। मान लीजिए कि अगर हम गेहूं का इस्तेमाल आटा बना के रोटी खाने में करते हैं, तो चाइना के लोग उसी गेहूं को मैदा बना के नूडल्स खाने में करते हैं। उपयोगिता है वो अलग अलग ये वैरी कर रही है और मनुष्यों के हिसाब से भी वैरी करती है।
जैसा मैंने कहा कि अगर कोई फिजिकली फिट है तो उसकी ज़रूरतें अलग हैं, फिजिकली अनफिट हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं, मानसिक तौर पे कोई इंटेलेक्चुअल है तो उनको पढ़ने के लिए अच्छी किताबें चाहिए, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। बट इफ़ समवन इज़ मेंटली रिटार्डेड तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनको एक अलग तरह की स्पेशल केयर की आवश्यकता है। और ये जैसा मैंने कहा कि स्पेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से भी बदलती हैं। और उसका भी चूँकि एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे हमेशा लगता है कि चीज़ों को कन्वे कर पाना या समझा पाना हमेशा आसान होता है। तो जैसा हमने न्यूनतम आवश्यकताओं में बात की, तो हमने जो दूसरे आवश्यकता की बात की है वो है वस्त्र, क्लोथिंग। क्लोथिंग इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो इसको हम इस रूप में लें कि क्या साइबेरिया के अंदर में या जो कोल्ड प्लेसेस हैं उनकी क्लोथिंग, और जो सहारा डेजर्ट का इलाका है या जो हमारे यहाँ राजस्थान में जो डेजर्ट का इलाका है, जो गल्फ़ है या मिडल ईस्ट जो है, क्या वहाँ पे एक ही तरह के हम कपड़े पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। ठंडे जगहों में हमें वूलन क्लोथ्स की आवश्यकता है, तो गर्म जगहों पे हमें सॉफ्ट कॉटन कपड़ों की आवश्यकता है जिससे हमें कम गर्मी लगे। तो ये जो है चीज़ें बदलती हैं, और इसको उन्होंने कहा कि ये बदलना ही स्वाभाविक है। जो 8वें सूत्र में कहते हैं कि ये वैचित्र्यम प्राकृत धर्म, ये जो है ये स्वाभाविक है और हमको इसको मान के चलना होगा और उपयोगिता को बदलना होगा, बट ये प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर का कैसा हो। जैसे प्रभुत्व प्रणेता की एक संकल्पना है कि आने वाले समय में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा, एक विश्व की सरकार होगी। तो विश्व की सरकार है, मान लीजिए अभी हम 5 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड हाउसिंग। लेकिन जब हमने इसकी पूर्ति कर ली तो हमारा 10वां सूत्र क्या कहता है? सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। तो हमें इसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। तो बढ़ाते जाना है तो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट एक होम अप्लायंसेस को जो है हम उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में ऐड करते हैं। तो क्या हम एक होम अप्लायंसेस में किसी एक चीज़ को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे संभवतः। क्यों? क्योंकि जगह के हिसाब से ज़रूरतें बदलेंगी। अब मान लीजिए कि विश्व की सरकार ने तय किया कि नहीं, हर घर में जो है हम एक हीटर या गीज़र लगाएंगे। तो अब बताइए कि राजस्थान या मिडल ईस्ट का आदमी गीज़र या हीटर लेके क्या करेगा? या फिर अगर विश्व की सरकार कहती है हर घर में कूलर दे दो या फैन दे दो, तो फिर वही बात है कि हमारे हिमाचल और कश्मीर के भाई बहनों को ये क्या कहते हैं, कूलर या फैन क्यों चाहिए? उनको तो गीज़र और हीटर की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह से देश काल पात्र के हिसाब से उपयोग बदलेंगे, लेकिन ये जो उपयोग है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि प्रभुत्व का जो सूत्र ही है, इसका नाम ही है यूटिलाइजेशन थियरी, जिसका उपयोग तत्व। तो हमें चीज़ों का उपयोग करना है, और क्या कहते हैं वो? अधिकतम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो मान लीजिए हमने दे भी दिया, तो किसी के यहाँ गीज़र ऐसे ही अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो किसी के यहाँ कूलर अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा फिर ठंडे प्रदेशों में। तो इसलिए हमें एक बैलेंस बना के चलना है, एक उपयोगिता के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से इसको आगे लेके जाना है। और एक एग्जाम्पल दे के इसको कंक्लूड करूँगा, जो है मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा हुआ। हम और आप एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से। बहुत लोगों के पास मोबाइल है, बहुत लोगों के पास क्या, आज तो करीब करीब सब लोगों के पास है। इंटरनेट डेटा भी इतना सस्ता हो गया है कि करीब करीब ज़्यादातर लोग आजकल इंटरनेट डेटा भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन खाली समय में आप देखिए कि ज़्यादातर लोग आजकल टिकटॉक या पबजी कर रहे हैं। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम प्रभुत्व की बात कर रहे हैं, हम प्रभुत्व को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। दिस इज़ द प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये अगर हम इन सारी चीज़ों को इनकी समग्रता में, इंटायरिटी में समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप विजुलाइज करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभुत्व प्रणेता ने किताबों में लिख दिया तो आप मान लो। आप खुद से उसको एनालाइज कीजिए और ड्रीम कीजिए, विजुलाइज कीजिए।
and then you will find each and every word are how much precious they are. कैसे मनुष्य के एग्जिस्टेंस के लिए, पशु पक्षियों और एनिमल वर्ल्ड के लिए, कैसे प्लांट्स और इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं कि एक ये इतना खूबसूरत मानव समाज बने। और मैं बार बार कह रहा हूँ मानव समाज, ना मैं हिंदू समाज कह रहा हूँ ना मैं मुस्लिम समाज कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो गुरु हैं प्रौद्ध के प्रणेता, वो कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी इज वन एंड इंडिविजुअल। मानव समाज एक और अविभाज्य है। हमारी बोली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है। दिलीप दादा जो मेरे से जुड़े हुए हैं मुंबई में जो हैं, वो शायद अवधी बोलेंगे, ब्रज से आते हैं, ब्रज समाज से आते हैं हमारे दिलीप दादा, वो बोलेंगे अवधी। मैं भोजपुरी समाज से आता हूँ, मैं भोजपुरी बोलूँगा। लेकिन हमारी भाषा, हमारे खान पान अलग अलग देशों से, सब जगह से हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है। तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, और एक परिवार कभी भी बटा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ नहीं होता है। और ये पूरे यूनिवर्स की जो संपदाएं हैं वो हमारी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। इस कलेक्टिव प्रॉपर्टी का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है फॉर द सेक ऑफ development and well-being of each and every human being on the planet Earth, irrespective of caste, color, creed, language and nationality. और अभी मुझे लग रहा है कि आधे घंटे से भी कम का समय हुआ है, तो एक चीज़ को और ले लेते हैं 5-10 मिनट में, फिर उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। प्रौद्ध की जो बहुत सारी खासियत है, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स, तो उन सैलिएंट फीचर्स में से, विशेषताओं में से एक है 100% एम्प्लॉयमेंट। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100% एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता कि एक एक आदमी जो है वो नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे। आज के दिन में भी नहीं करते हैं लोग। आज भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी शॉप चला रहे हैं, किन्हीं का रेस्टोरेंट है, कोई सर्विस सेंटर चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड, बट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो प्रौद्ध के प्रणेता ने कहा कि 100% रोजगार की बात की, और इस 100% रोजगार को उन्होंने एक नाम दिया कि ये जो 100% रोजगार होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जिसको उन्होंने नाम दिया बैलेंस्ड इकोनॉमी। तो थोड़ी सी चर्चा, चूंकि एक बहुत छोटा चैप्टर है, इवन दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इस बैलेंस्ड इकोनॉमी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनका जो है फील्ड वाइज या कैटेगरीज वाइज, क्लास वाइज कैसे कैसे कितने प्रतिशत लोग एक फील्ड के अंदर में उनकी एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो एक आइडियल सिचुएशन कहते हैं प्रौद्ध के प्रणेता कि 30 से 40% लोग डायरेक्ट कृषि में, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने चाहिए। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जबकि एक समय था लोग 75-80% लोग जो है कृषि पे आधारित थे। अलग बात है कि ग्रेजुअली इट हैज़ ड्रॉप डाउन, बहुत गिरा है और आज के दिन में भी, लेकिन आप देखेंगे तो अलग अलग जगह में स्टेट वाइज भी ये वेरी करेगा, लेकिन आज के भी दिन मुझे लगता है कि 55 से 60% के बीच में निश्चित तौर पे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं आज के दिन में भी। तो अगर प्रौद्ध प्रणेता की कसौटी पे देखेंगे तो ये एक्सेसिव लेबर फोर्स का यूटिलाइजेशन है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में। तो हमें एक आइडियल स्थिति रखनी है 30 से 40% जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट हो, जिनकी होगी, और 20% लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी एग्रीको इंडस्ट्रीज में। एग्रीको क्या? प्री हार्वेस्टिंग, खेती के पहले के जो विधाएं हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीको इंडस्ट्रीज में आएंगी। एग्रीको इंडस्ट्रीज में क्या क्या होंगे? फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ट्रैक्टर्स, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स काम आते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो खेती से पहले प्री हार्वेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है, दैट दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एग्रीको इंडस्ट्रीज। तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि ये 20% होंगे लोग इसमें, और 20% के करीब लोग जो है एग्रो इंडस्ट्रीज में होंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग। अब गेहूं हो गया तो आटा आप बनाएंगे उसका, राइस है तो पोहा बनाएंगे, या जो भी चीज़ें होती हैं उसको करेंगे। टोमेटो है तो केचप है, फ्रूट्स है
तो जैम है। तो जो भी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्टिंग, खेती के बाद मतलब उपज के बाद जो काम करेंगे आप, दैट इज कॉल्ड एग्रो इंडस्ट्रीज। तो उसके अंदर में भी 20% लोगों का समावेश होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी। और फिर वो कहते हैं जो नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब ये जितने भी स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, ये होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये जितनी चीज़ें हैं जो अदर देन एग्रीकल्चर हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीको और एग्रो, वो सारी नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। चाहे वो हैवी इक्विपमेंट्स हों, शिपिंग हो, एरोप्लेन्स हों, ये सारी चीज़ें जो नॉन एग्रो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उसमें 20% लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। और 10% लोग जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, या आप उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहें, जो आज के दिन में भी है। जैसा मैंने कहा कि लोग ग्रॉसरी शॉप्स चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सर्विसिंग सेंटर्स चला रहे हैं, डिफरेंट काइंड के जो है वो काम कर रहे हैं। तो 10% लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी और 10% लोग जॉब में होंगे। आप फिर कहेंगे कि अरे राजेश दादा, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रभुत्व कहता है 100% एम्प्लॉयमेंट, और अचानक से आप 10% जॉब्स पे आ गए। तो मैं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आज के दिन में भी भारतवर्ष में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो फॉर्मली काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में जो जॉब्स हैं, भारत की सरकार, राज्य की सरकारों की सरकारी नौकरियां, रेलवेज़ की नौकरियां, PSUs की नौकरियां, जब ये सारे आप कलेक्टिव करेंगे तो ये टोटल जॉब्स होते हैं 2,25,00,000 के आसपास में, जो कि पूरे लेबर इंडस्ट्री का जो है वो सिर्फ 4% है। 2,25,00,000 लोग 4%, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे आप इसमें नाम ले लेता हूँ मैं, TCS है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, विप्रो है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, या इस तरह के जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी हैं जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो हैं 1,14,00,000, जो कि 2% है। तो मतलब आज के दिन में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 4% प्लस 2% सिर्फ 6% है। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि जॉब्स के अंदर में, डायरेक्ट जॉब्स के अंदर में 10% तक लोग होंगे। तो क्या ये एग्जैक्टली हर समाज के अंदर में यही होगा? तो आइडियली तो यही होगा, लेकिन आइडियली जब ये हो कहते हैं तो हमें 16वां सूत्र देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तनते बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में आज के दिन में 720 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 720 ज़िले हैं, और इन 720 ज़िलों में जो सबसे छोटा ज़िला है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया वाइज वो छोटा नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में दिबांग वैली, जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 8,000। और मुंबई से सटा हुआ ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, इसकी पॉपुलेशन है 1,10,00,000। और हम जानते हैं कि प्रभुत्व के अंदर में जो हमारी डेवलपमेंट की जो पहली इकाई है वो है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। तो आप बताइए कि दिबांग वैली का डेवलपमेंटल प्लानिंग और ठाणे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट एक कैसे होगा? 8,000 लोग और 1 करोड़। तो डेफिनेटली हम लोग को देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तनते को देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं मिडिल ईस्ट से। आप जानते हैं कि ज़्यादातर वो रेतीला इलाका है, खेती योग्य भूमि वहाँ बहुत कम है। तो जब खेती योग्य भूमि ही नहीं है तो 30 से 40% लोग हम कहाँ से डालेंगे खेती के अंदर में? तो फिर बात वही आती है, देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तनते। तो ये हमें उसके हिसाब से, वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को समझना होगा, बदलना होगा, जिसकी इजाज़त वो सामाजिक आर्थिक जगत में लिख के देते हैं। देखिए, ये जो सूत्र है ये एक सामाजिक आर्थिक दर्शन का हिस्सा है। इसको बहुत लोग नोइंगली या अननोइंगली आध्यात्मिक जगत से जोड़ देते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है।
इस सूत्र का उपयोग आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल फील्ड में बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है। और जब हम इस तरह से करेंगे तो आप देखिए कि चीज़ों का हम बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हम चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का डेवलपमेंट बेहतर होगा। जब डेवलपमेंट बेहतर होगा तो उनकी जीवन शैली बेहतर होगी। और जीवन शैली में देखिए, मैं बार बार याद दिलाता चलूँगा आपको बार बार लगे कि अरे राजेश दादा तो ये रिपीटिटिव बात करते हैं, लेकिन वो रिपीटिटिव बात मैं करूँगा। क्योंकि क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स में जो दो विधाएं उन्होंने, जो दो फील्ड्स उन्होंने ऐड किए, पीपल्स इकोनॉमी और साइको इकोनॉमिक्स, तो साइको इकोनॉमिक्स में वो बार बार कहते हैं कि दिस लाइफ इज़ फॉर स्पिरिचुअल परस्यूट्स। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए है, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने के लिए है, रूहानी प्रगति के लिए है। तो लाइफ जब तक हमारा आसान नहीं होगा, जब हम इसी रोज़मर्रा की वीसीएस साइकिल में फंसे रहेंगे कि बच्चे की फ़ी दी तो पता चला कि बहन या भाई के बेटे या बेटी की शादी है तो उनके लिए कुछ हमें गिफ्ट खरीदना है, तो इस वीसीएस साइकिल में जब हम फंसे रहेंगे तो जो सबसे ज़्यादा हैम्पर होता है वो हैम्पर होता है हमारा स्पिरिचुअल परस्यूट्स का रास्ता, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता। तो इसलिए हमें सबके जीवन को सुखद बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो ये सेशन है वो समाप्त करता हूँ और अब आप लोगों के सवालों को मैं लेना चाहूँगा। ये शुभंकर, ये कल हमने इस पे चर्चा कर ली थी कि जब वो पैसे आएंगे तो वो सारा का सारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और अलग जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, या जो हमारा रिस्पेक्टिव समाज है उसके लिए, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे उनका। और बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको याद दिला दूं कि 1969 में इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक्स का जो है राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया था 14 बैंकों का, और बाद में फिर उन्होंने 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। 20 ऑफ द बैंक्स हैज़ बीन नेशनलाइज्ड। अगेन सी डिड एक वो प्रीवी पर्स कि जितने राजे रजवाड़े और जमींदार थे उनका भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों का उनका भी नेशनलाइजेशन हुआ था। तो दिस कैन बी डन, बट एक जरूर ये भाव रखना है कि हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, और उनको भी जीवन यापन करने का एक अच्छा और सुखद मौका हमें देना होगा। प्रथमेश, वो सद्विप्र ही क्या जो ठीक से काम न करे। ये तो ऐसा ही है कहना कि सूर्य है तो रोशनी कैसे देगा। ये तो यही वाली बात हो गई कि सूर्य है तो रोशनी कैसे दे सकता है, हो सकता है कभी सूर्य रोशनी ना दे तो ये वैसी बात है कि अगर वो सद्विप्र हैं, सद्विप्र होना ही इस बात की गारंटी है कि वो कट्टर मोरलिस्ट लोग हैं जो अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होंगे, बल्कि अन्याय और शोषण का हिस्सा नहीं बनेंगे। द मोमेंट दे बिकम पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन दे विल नॉट बी कॉल्ड अ सद्विप्रा, वो सद्विप्र नहीं कहे जाएंगे। सूरज जी, मैंने बताया कि 4% लोग आज के दिन में भारतवर्ष में, जो संख्या 2,25,00,000 है, जिसमें न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारें भारत की और पीएसयूज, रेलवे, ये सारी जितनी नौकरियां हैं ये सब मिला के 2,25,00,000 हैं, जो पूरे लेबर इंडस्ट्री का या जो रोजगार का क्षेत्र है, लेबर इंडस्ट्री ना कह के मैं रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का जो फील्ड है वो सिर्फ उसका 4% है। एक देखिए, बहुत प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि यूएसए में है वो, कि उन्होंने अपने दोस्तों से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की चर्चा की और वो कहते हैं कि उनके जो ज़्यादातर दोस्त हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ से आते हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम प्रकाश जी कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मीन्स द नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये जो सारे आसपास के देश हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। और आप जब हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऑल दीज कंट्रीज़ आर इन टॉप 10 ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को मिल रहा है
लेकिन अगर 10 देशों में ये मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बचे हुए 190 कंट्रीज़ में भी ये मिल रहा है। तो हमें जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ के लिए उपयोग करना है, और वहाँ पे भी हमें प्रेम प्रकाश जी ये देखना पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो। वहाँ पे भी अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं तो उस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ग्रेजुअली और बढ़ाना है। और जहाँ तक मुझे ध्यान भी आ रहा है कि शायद नॉर्वे की सरकार ने पीछे एक अनाउंसमेंट की थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन की वो सुविधा देंगे। तो इट्स वेरी गुड एंड समवेयर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ प्रौथ फिलॉसफी, जो प्रौथ के प्रणेता कहते हैं कि सर्वनिम्न मान वर्धनम, ये न्यूनतम आवश्यकताओं का दायरा है, इसको हमें लगातार बढ़ाते जाना है। तो जहाँ ये मिल रहा है ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए इंस्पायर होने की बात है। वी शुड लर्न फ्रॉम देम कि हम कैसे चीज़ों को, ये प्रौथ के एक्टिविस्ट लोगों के लिए भी ये सीखने की बात है कि वो जाएँ, देखें, सीखें, समझें कि कैसे वहाँ की सरकारें लोगों को ये प्रोवाइड करा पा रही हैं। क्योंकि मैं विजुअलाइज करता हूँ कि डाउन द लाइन 5-10 साल के बाद, 20 साल के बाद प्रौथ के लोगों पे भी ये जिम्मेदारी आएगी समाज के नेतृत्व करने का। तो अगर हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हैं तो हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट टॉकिंग द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द प्रौथ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन पार्ट, द अप्लाइड पार्ट। तो निश्चित तौर पे अगर जिन भी लोगों को ये सीखने समझने का मौका मिलता है, वी ऑल आर गोइंग टू इनरीच फ्रॉम इट। मेनी थैंक्स ब्रदर प्रेम प्रकाश। साइको इकोनॉमिक्स संजय जी पूछ रहे हैं दुर्ग से। संजय जी, साइको इकोनॉमिक्स पे अनुसंधान क्या चलेगा? लोग तो जान ही नहीं रहे हैं, जब जान ही नहीं रहे तो फिर अनुसंधान कैसा? तो लेकिन वो समय आएगा जब लोग जो है साइको इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, और सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च जो है उसी के अंदर होंगे आने वाले समय में। लेकिन वो समय थोड़ा सा भी दूर है, थोड़ा सा दूर है। जितने ज़्यादा हम एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा हम कमिटमेंट के साथ एग्रेसिवली काम करना शुरू करेंगे प्रौथ के लिए, वो समय नज़दीक आता चला जाएगा। हम देर करेंगे, वो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। प्रथमेश जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे चीज़ें ग्रेजुअली बदलती हैं, लोगों का माइंडसेट भी बदलेगा। प्रौथ के प्रणेता ने पोल शिफ्टिंग की बात की, पोलराइजेशन की बात की, तो उसमें क्या है, लोगों के ये जो सोचने का तरीका है, आज जो आप ये सवाल कर रहे हो एग्जैक्टली आज के लोगों के सोचने के तरीके पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोचने का भी तरीका है वो बदलेगा। फिर मैं आपको कोरोना पे ले आता हूँ। देखिए पूरी दुनिया जो है ना नॉनवेज खाने के लिए मरी जा रही थी, और चाइना में लोग क्या क्या खाते थे आप देख रहे थे। बट आप देखिए ये 2 महीने के अंदर में दुनिया में होड़ लगी हुई है कि नहीं नहीं हमें तो वेजिटेरियन बनना है। तो ये जो एक बात है कि हम सोच लेते हैं, या एक प्री माइंड सेट होता है कि नहीं बदलाव तो हो नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा, ये बिल्कुल तय है, सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है। तो हमें निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। प्रौथ के प्रणेता कहते हैं कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आई एम स्ट्रांगली ऑप्टिमिस्टिक, सो आई एम द डिसाइपल ऑफ प्रौथ प्रणेता, सो आई एम टू एम द स्ट्रांगली ऑप्टिमिस्टिक। और आने वाले समय में चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी, लोगों के जीने का, सोचने का तरीका बदलेगा, नज़रिया बदलेगा, और चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होने लगेंगी। वी नीड नॉट टू बी एप्रीहेंसिव। दीदी वो एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी, श्रीदेवी दीदी कह रही हैं कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन दीदी पॉपुलेशन का सिर्फ कम होना ही एक फैक्टर नहीं होता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से चला पाना भी बहुत एक ज़रूरी पार्ट होता है। देखिए एक ही परिवार जिनके 4 सदस्य हों और दूसरा भी परिवार उसमें भी 4 सदस्य हों, दोनों की आर्थिक स्थिति भी एक ही जैसी है, लेकिन दोनों परिवार के लाइफ स्टाइल में आप देखेंगे एक बहुत का फ़र्क होगा। एक परिवार जो है किसी तरह से या जी रहा है बहुत माइजरी में, कंजूसी में, और एक परिवार बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है, अपने जीवन को भी जी रहा है और सर्विस भी कर रहा है, लोगों की भी मदद कर रहा है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द पॉपुलेशन, it's about the implementation and execution as well. So that is equally important. So I do agree कि population is playing a part, but execution and implementation is also important. सुब्रंजना दम दादा कह रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग है वो चेंज होगा। तो निश्चित तौर पे दादा पीछे के सेशंस मैंने चर्चा करते हुए कहा भी था कि प्रौथ के प्रणेता कहते हैं
कि अगर वीक के अंदर में, एक सप्ताह में अगर 2 घंटे भी काम करने से अगर काम चलता है, इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि वो कहते हैं साइंस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। एक ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, रादर प्रौद्योगिकी प्रमोट्स कि नहीं, करने दो ना मशीनों को काम, मनुष्य तो पैदा नहीं हुआ है काम करने के लिए और वो मजदूर की तरह जीवन जीने के लिए। वो तो कहते हैं वो पैदा हुआ है अपने जो क्रिएटिविटी है उनको और इन्हांस करने के लिए, स्पिरिचुअल परस्यूट्स, रूहानी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो तो इस धरती पे आया है। सो काम वो जितना कम करेगा, उसकी लाइफ जितनी स्मूथ सेफ होगी, निश्चित तौर पे ये चीज़ें उसकी ज़्यादा बेहतर होंगी। सो आई डू एग्री दादा, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग अस। हाँ संजय जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। संजय देव जी कह रहे हैं कि क्या ऐसा आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें कुछ कुछ इम्प्लीमेंट हो रही है? तो हो रही हैं। जैसे प्रउत में जो 6 हमारी 5 चीज़ें हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, उसमें एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन के अंदर प्रउत प्रणेता कहते हैं कि शिक्षा जो है तुम फ्री दोगे। तो अब देखिए पीछे जो है सरकारों ने एक राइट टू एजुकेशन अडॉप्ट किया है। तो राइट टू एजुकेशन में एक सर्टेन क्लास तक लोगों को फ्री शिक्षा मिल रही है। फ्री शिक्षा तो छोड़िए, लोगों को किताबें भी मिल रही हैं और मिड डे मील भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली, एज इट इज़ द संकल्प ऑफ प्रउत प्रणेता, माइट बी और नॉट माइट बी बट सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल इज प्लेइंग हर रोल। वो चीज़ों को उस दिशा में ले जा रही हैं, ये बिल्कुल मान सकते हैं हम लोग। मुंबई से सत्यम ने कहा है कि ठीक है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लोगों को मिल रही है बेसिक रिक्वायरमेंट, बट दे आर फार अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तो हमें तो जिम्मेदारी है ना। अब सब कुछ उनका अच्छा हो जाएगा तो हम जाके देंगे क्या? तो अगर उनका आर्थिक जीवन अगर अच्छा है तब तो हम जाके उनको मानसिक और आध्यात्मिक चीज़ें देंगे। तो इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर अस कि हमारे पास कुछ तो है देने के लिए उनको। चितरंजन दा, व्हाट यू आर सेइंग, जब ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे आएंगे, जो प्रउत के डेवलपमेंट की पहली इकाई है, द फर्स्ट बेसिक हमारा जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो पहली इकाई है वो है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग में जब हम आएंगे तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट है कि प्रउत कैसे इम्प्लीमेंट होगा उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। और शुभंकर ने कहा है कि दादा आप बहुमूल्य समय दीजिए प्रशिक्षण के लिए। तो मैं फिर कहता हूँ कि कोयम्बटूर, जो आपने पहले भी कहा था कोयम्बटूर से, कि मैं अपना पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बाध्यता है, कंपल्सन है कि मैं हर सिटी में या हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके बैठ के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। आई एम हैंडीकैप्ड इस मामले में। सो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने रेस्पेक्टिव भुक्तीज़ में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आप प्रोग्राम लें। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये सेशन ले रहा हूँ तो मैं अकेला इसका कोई जानकार हूँ। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे प्रउत के जानकार हैं, जिसमें फिर मैं बोलूँगा कि दिलीप सिंह सागर दादा मुंबई से हैं, वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे मुझे। दादा की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी जानकारी है। करण सिंह राजपुरोहित जी, जिनको बहुत लोग आनंद किरण जी के नाम से जानते हैं, आनंद किरण दादा बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। कर्नाटका में सीरिसी में गणेश भट्ट दादा हैं, गणेश भट्ट दादा की प्रउत की जानकारी बहुत अच्छी है। तो बहुत लोग हैं हमारे बीच में और हम सब लोगों की सेवाएं लें और यूटिलाइजेशन करें, इसी में हम सब लोगों का सौभाग्य है। दो ऑल दोज हु आर नोइंग अबाउट प्रउत, इट इज़ आवर मोरल एंड बाउंडेड ड्यूटी टू सर्व आवर फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ह्यूमन सोसाइटी। महेश दादा मेरी तरफ से वकालत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश दादा, महेश तांबड़े जी। एंड मुझे लग रहा है कि तकरीबन सेशन 50 मिनट से ऊपर का हो गया है। एंड पोस्ट प्रोग्राम 50 मिनट और 1 घंटे का वीडियो देखना थोड़ा सा लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। तो इट्स टाइम टू रैप अप, क्योंकि अब सवाल भी नहीं आ रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग कल भी 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 5 से 7 दिनों में ये जो बेसिक, जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस हैं
जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है प्रवृत्ति की, या जो बेसिक उसका है, बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाए. सो आई नीड all of yours the valuable time for coming 5 to 7 days, ताकि प्रवृत्ति के बेसिक्स को हम लोग सीख सकें. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जुड़े रहने के लिए. और कल सुबह 10 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, फिर साथ होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.